हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप देखिए, जो स्थितियां चल रही, स्टूडेंट का जो एक वर्ग है, जैसे जो पढ़ाई का होता है, जो हमारी तैयारी के दौरान कई सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस इन द सेंस, आप पढ़ तो रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट इन द सेंस कि आप पढ़ रहे हैं और मान लीजिए आगे इतना ही कह दिए, ये क्या है यार, इतने दिन से कर रहे हो, तो उससे बच्चे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे साथ जो अभिभावक जुड़े हैं, वो भी थोड़ा सा बातों पे को ध्यान से सुने। जो बच्चा है वो खुद ही जिस तरीके से एग्ज़ाम का प्रेशर है उसको लिए है, तो हमें उसको डिमोटिवेट करने के बजाय सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहला सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए जिस तरीके से, चाहे आप कोटा को उठा के देख लीजिए, बच्चों की जो स्थितियां हो रही हैं, मेंटल प्रेशर इस लेवल पे चला जा रहा है कि मतलब आदमी सुसाइड तक कमिट कर ले रहा है। तो उस चीज़ से अगर निजात पाना है, बच्चों को आप सही सलामत अच्छे तरीके से चाहते हैं एक पोजीशन पे आए, तो उनके सपोर्ट में आप खड़े रहिए। और एक चीज़ जान लीजिए, जो बच्चा चाहे वो नीट की तैयारी करे, चाहे यूपीएससी या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल में हो, कहीं पर भी हो, हमें उसके साथ साथ उसके मॉरल को कभी डिमोटिवेट नहीं करना, उसको हमेशा बूस्टअप करना है। उस जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है, जैसे यूपीएससी की ही जर्नी है, अपने आप में एक कठिन जर्नी है। तो होता क्या है कि क्या आप कर रहे हो, इससे आपको भी चाहिए, जो स्टूडेंट है उनको भी ये चीज़ चाहिए कि हम दूसरे से मतलब ही ना रखें। क्या कर रहे हैं हम, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट चाहिए। हमें टाइम को बर्बाद नहीं करना है, जैसा कि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ। तो इस वजह से कि जो हम कर रहे हैं वो हमें रिजल्ट में कन्वर्ट हो, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। और अपने कॉन्फिडेंस को, बहुत लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस डाउन करने वाले होते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में कहिए। यदि आपका दिमाग क्या होता है पता है आपको, आप अगर 100 में 90 बार कहेंगे हमें याद नहीं हो रहा, तो जो आपको याद होता होगा ना वो भी याद नहीं होगा। आप चाहिए तो एक बार आजमा के देखिएगा। होता क्या है, आपका जो दिमाग है वो कैसे चलता है, जैसे जो आपके न्यूरॉन्स निकलते हैं, वही चीज़ जो आप पॉजिटिविटी देंगे तो वही आपको वापस आके मिलेगी। जो आप इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी देंगे, इसीलिए कहा जाता है हमेशा सकारात्मक सोचिए। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप 1 मिनट एक काम करिए, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे साथ आंख बंद करिए और एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि आप भविष्य में मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, तो उस समय का क्या नज़ारा होगा। आप सोचिए, एक बार आंख बंद करके इस चीज़ को रियलाइज करिए। आप सोचिए तो आपको बहुत सारे थॉट्स देखने को मिलेंगे, परिवार खुश है, लाइफ सिक्योर हो गई, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप इसको नेगेटिव वे में लेके जाइए तो उसके बहुत सारे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये तक होता है कि आप इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि परेशान होने लगते हैं। तो वही चीज़ मेरा कहने का है कि न्यूरॉन्स वही चीज़ हैं जो आपके मस्तिष्क में, जो आप पॉजिटिव यदि सोचेंगे तो वही आपके साथ होगा। यदि आप 100 में 90 बार कहेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो वो अपने आप में निश्चित तौर पे है कि सही ही होगा। और आप पढ़ रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं है, अपने आप में पढ़ाई भी एक सबसे कठिन कार्य है। और इस चीज़ को करिए, आप अच्छे से पढ़िए, और जिस दिन आप सफल होंगे मेरी इस बात को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, फिलहाल आज हम अपने विषय पे बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय न गंवाते हुए जो हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन मेरी बातों को आप याद जरूर रखिएगा कि जैसा मैं बता रहा हूँ आप इसीलिए पॉजिटिव रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करके रखिए। क्योंकि आप ही मोटिवेशनल, मान लीजिए कोई आके 10 मिनट आपको कर देगा, 15 मिनट कर देगा, कितनी देर कर पाएगा। तो आपको यदि अपने को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, उसके लिए आप पढ़िए, और जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करिए। वही एकमात्र तरीका है जिससे आप सफलता आपके कदम चूमेगी और आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा विषय है, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन शिष्टमंडल। शिष्टमंडल, अब आप इस टॉपिक को देखिएगा, खोजने का प्रयास करिएगा तो आपको मिलेगा ये, लेकिन बहुत सर्च करना पड़ेगा। और आज हम एक ही वीडियो में सारे शिष्टमंडलों को, समय काल उनका, किस गवर्नर या किस वायसराय के समय में आए,
किस देश गए थे वो शिष्टमंडल? शिष्टमंडल होता क्या है? सबसे पहली चीज, शिष्टमंडल शिष्ट व्यक्तियों यानी जो सभ्य व्यक्ति जिसको कहते हैं शिष्ट व्यक्तियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल होता है, जो किसी विशेष कार्य के लिए किसी राज्य के द्वारा, किसी देश के द्वारा दूसरे देश या दूसरे राज्यों में वहां के लिए किसी राज्य के उद्देश्य या देश के ये जो उद्देश्य उसके कार्यों को संपादित करने के लिए भेजा जाता है। याद रखिएगा, शिष्टमंडल किसी राज्य या किसी देश के राज्यों के द्वारा या देश के द्वारा ही वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दूसरे राज्यों या देशों में बताने या वहाँ की परिस्थितियों को जानने के उद्देश्य से उनको संपादित करने हेतु जो कार्य के लिए जाते हैं उन्हें ही शिष्ट मंडल कहते हैं। इसमें लगभग 10 या 10 से अधिक समूह होते हैं। आसान भाषा में आप यदि समझिए तो किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देशों में वहाँ पे अपने राज्यों के बारे में, अपने देशों के बारे में वहाँ पे अपने कार्य को संपादित करने जाते हैं, वहाँ की स्थितियों का जायजा लेने, वहाँ पे जो समस्या है जैसे आपके कोई विवाद है उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल जाता है, डेलीगेशन जिसको बोलते हैं, तो वो ही शिष्टमंडल होता है। इसमें लगभग 10 या 10 से अधिक जो लोग होते हैं इसमें होते हैं। आपको पता होगा जो क्रिप्स मिशन आया था, आपको याद है क्रिप्स मिशन? बिल्कुल याद होगा, 1942 में जो आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जिसके अध्यक्ष थे एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, कि जो आया था उसमें क्या हुआ था, कहा गया था युद्ध के उपरांत हम ये कर देंगे, आपको स्वतंत्रता दे देंगे, संविधान लागू कर देंगे, तमाम चीजें थी, लेकिन उसको ठुकरा दिया गया था। तो वो शिष्टमंडल ही था, याद रखिएगा, जिसमें 3 व्यक्ति सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से शिष्टमंडल होते हैं, ठीक है। जाते हैं दूसरे देश में, वहां पे अपने जो अपने देश जो उनकी बातें होती हैं उसको बताते हैं, वहां पे कार्य संपादन करने के उद्देश्य से राज्य के द्वारा भेजे जाते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे एक एक शिष्टमंडलों की। सबसे पहला है क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल। कब आया था? तो 1789 में आया। क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल 1789 में आया। समय किसका चल रहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। यही है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लाया था, याद रखिएगा। भू राजस्व व्यवस्था में हमने बताया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार वीडियोस को देखिएगा। जो ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है। तो चलिए, पहले ये कहाँ गए थे? तो नेपाल में। क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में नेपाल गया था, ठीक। नेक्स्ट बात करें मेलकम शिष्टमंडल। मेलकम शिष्टमंडल कब आया था? तो 1797 में। समय काल किसका है? तो वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सहायक संधि लाई थी। सहायक संधि याद है? सहायक संधि आपको यदि नहीं याद है तो आप एक बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसमें जो भारतीय राजे रजवाड़े थे उन्होंने अपनी संप्रभुता बेच दी थी, स्थिति ये हो गई थी। आप एक बार वीडियोस को देखिएगा। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कहाँ पे भेजा गया था ये शिष्टमंडल? ईरान में। क्रिक पैट्रिक कब आया था? 1789 में। मेरे साथ आप बोलिए और पेन और नोटबुक लेके बैठिए, आपको याद होगा, निश्चित तौर पे इस क्लास में पूरा याद होगा। आप मेरे साथ बोलने का भी प्रयास किया करिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप भी बोला करिए। क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल कब आया है? 1789 में। किसके समय काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में। कहाँ भेजा गया था? तो नेपाल में। दूसरा है आपका मेलकम शिष्टमंडल 1797 में। लॉर्ड वेलेजली के समय कहाँ आया था, भेजा गया था? तो ईरान में। नेक्स्ट है एल्फिंस्टन शिष्टमंडल 1808 में। लॉर्ड मिंटो के समय काल में काबुल भेजा गया था, याद रखिए। अगला है डेविड सेटॉन शिष्टमंडल 1809 में। लॉर्ड मिंटो के समय काल में ईरान में आया था। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो 2 जगह इसमें आया था, लगातार आपको याद करने में भी थोड़ा आसानी होगी। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट शिष्टमंडल। रॉबर्ट शिष्टमंडल 1892 में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। कहाँ गया था ये शिष्टमंडल? काबुल। नेक्स्ट है डूरन शिष्टमंडल 1893 में। कहाँ गया था लैंसडाउन के समय? ये भी काबुल में गया था। अगला है यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1903 में। लॉर्ड कर्जन के समय में कहाँ गया था? तो तिब्बत, ध्यान रखिएगा। अगला है डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1904 में। लॉर्ड कर्जन के समय में
तुर्की गया था, तुर्की याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेन शिष्टमंडल 1914 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय काल था, कहाँ गया था तो काबुल में। नेक्स्ट है डॉक्टर अटल शिष्टमंडल 1938 में लॉर्ड लिन लिथगो के समय कहाँ आया था तो चाइना में। आप एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करिए। क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल 1789 में नेपाल आया गया था, किसके समय काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है मेलकम शिष्टमंडल 1797 में, समय काल किसका है चल रहा है तो लॉर्ड वेलेस्ली, कहाँ गया था तो ईरान में। एल्फिंस्टन शिष्टमंडल 1808 में लॉर्ड मिंटो के समय कहाँ गया था तो काबुल में। डेविड सेटॉन शिष्टमंडल 1809 में लॉर्ड मिंटो के समय ईरान में। रॉबर्ट शिष्टमंडल 1892 में लैंसडाउन के समय में काबुल। अगला है डूरन शिष्टमंडल 1893 में लैंसडाउन के समय में काबुल। यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1993 में करजन के समय आया था तिब्बत। डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1904 में लॉर्ड करजन के समय काल में तुर्की। डेन शिष्टमंडल 1914 में आया था लॉर्ड हार्डिंग के समय, हार्डिंग द्वितीय के समय काबुल में। अगला है डॉक्टर अटल शिष्टमंडल 1938 में लॉर्ड लिथगो के समय चाइना गया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आप इसी तरह से देखिए, जैसे आज हमने ये टॉपिक कवर किया, आपका जो मैंने कल क्लास ली थी सारे युद्धों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें ब्रिटिश काल के आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत जो जो युद्ध हैं उन सभी पे हमने चर्चा की, चाहे वो प्लासी का हो, बक्सर का हो, आंग्ल कर्नाटक वार हो, आंग्ल मैसूर हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, आंग्ल सिख युद्ध हो, सारी चीज़ों पे हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो आप यदि वीडियो ना देखे हो तो उसको देखिए, 1 से 2 बार देखिए। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। आप एक बार ऐसा करिए, इसको सर्च कर लीजिएगा खुद भी, ठीक है। और फिर आप देखिएगा क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। आप 1 से 2 बार देखिए, आप कमेंट दिया करिए, चैनल को लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है ये, ठीक है। इसमें धीरे धीरे आपकी यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग तक मेरे द्वारा कराई जाएगी पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये कंटेंट आपको दिए जाएंगे। और बहुत रिलेवेंट क्लास है आपकी। आप बताइए, आज तक जा लगभग 93 या 94 क्लास होगी, लगभग 94 टॉपिक्स, चाहे वो करंट के हों, चाहे वो करंट अफेयर के हों, चाहे आपके जीएस के हों, किसी पर्सनालिटी, किसी व्यक्तित्व पे हमने चर्चा की, पूरा कंप्लीट किया है। कोई भी ऐसी सिंगल क्लास नहीं है जिसमें आपके टॉपिक को छोड़े गए हों। जिस क्लास को आपने देखा शुरू से अंत तक उसको कवर किया गया है। और यदि इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो अगले वीडियो में आप सबसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।